हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो। यस यस सर। सर। ठीक ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। देखो, मैंने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने न्यूमेरिकल भी किए थे फ्राइडे को कुछ, और हमने वेडनेसडे को जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे। मैं आज एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इनके ग्राफ, इनकी हाफ लाइफ, इन पे न्यूमेरिकल सब कुछ साथ ही करेंगे, जल्दी से ही करेंगे। पहले आ जाता है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जैसे बहुत सारे हैं ऐसे रिएक्शन जिनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आप कुछ भी ले लो, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पे फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल भी आपको बताया था कि आप अमोनिया का डिकम्पोजिशन करते हो। क्या करते हो? अमोनिया का डिकम्पोजिशन करते हो। तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन करते हो 1130 केल्विन पे, तो होता क्या है, अमोनिया डिकम्पोज कर जाता है। किसमें बदलता है बेटा? डाई नाइट्रोजन, और किसमें बदलता है? डाई हाइड्रोजन में बदलता है। तो अमोनिया को जब आप हीट करते हो किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट यहाँ यूज करते हैं प्लेटिनम। क्या यूज करते हैं? प्लेटिनम। और 1130 केल्विन टेम्परेचर है, तो डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन बनता है। बैलेंस करने के लिए लिख सकते हैं हम अमोनिया के 2 मोल, डाई नाइट्रोजन का 1 मोल, और हाइड्रोजन के कितने मोल? 3 मोल। तो यानी 2 मोल अमोनिया के अगर बैलेंस में हम बात करें तो, यानी अमोनिया गैस डिकम्पोज करती है हाई टेम्परेचर पे 1130 केल्विन से अबव टेम्परेचर पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट है प्लेटिनम। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है ये कैटेलिटिक डिकम्पोजिशन है। यहाँ पे कैटलिस्ट हमने यूज किया है प्लेटिनम, और टेम्परेचर हमारा है 1130 केल्विन। अमोनिया डिकम्पोज करेगी, डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने रिएक्शन बैलेंस कर दिया। तो रेट लॉ के हिसाब से क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, और आर का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ रिएक्टेंट क्या है? यहाँ रिएक्टेंट अमोनिया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया यही है। किस पावर पे? इसकी कोई भी पावर हो सकती है, तो इसकी पावर क्या ले लेते हैं? इसकी पावर अल्फा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन बोलो या स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बोलो, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन या स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल देते हैं, या सिर्फ रेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेट भी बोल देते हैं। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर अल्फा। अमोनिया यहाँ क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टिपिकल एग्जांपल है। इसमें देखते हैं बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्फा कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? अल्फा 0। तो अल्फा कितना होगा? अल्फा 0 होगा। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्फा कितना होगा? 0 होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अल्फा। प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या लगाएंगे? इक्वालिटी लगाएंगे, तो कांस्टेंट लगाएंगे। क्या लगेगा? कांस्टेंट के। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? के, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर अल्फा। हमें पता है अल्फा जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। के मैंने आपको पहले ही बता रखा है, के के 3 नाम है। के को रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। और अल्फा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। किस ऑर्डर का रिएक्शन है भाई? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, तो अल्फा की वैल्यू 0 है। तो किसी की पावर 0 तो मतलब यानी अमोनिया की कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदलने के बावजूद भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अमोनिया की कंसंट्रेशन आप चेंज भी कर दोगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के बराबर है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन है, इसका हमने देखा था, इसका हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, इंटीग्रल रेट इक्वेशन जिसे बोलते थे, और हमने इसके लिए क्या किया था, हमने इसका ग्राफ भी बनाया था। तो एक बार मैं जल्दी से फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो कोई रिएक्शन ले लेते हैं, कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्टेंट है ये, और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट को तो हम आर से डिनोट कर लेते हैं, प्रोडक्ट को पी से डिनोट कर लेते हैं। तो ये एक आपका केमिकल रिएक्शन है जिसमें आर आपका रिएक्टेंट है और पी आपका प्रोडक्ट है। किस ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन का मतलब ये है कि अल्फा कितना है बेटा, अल्फा जीरो। तो यहाँ देखो मैंने आपको चीजें बताई थी दो तरीके से, दो तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। देखो दो तरीके के रेट होते हैं, रेट जो होता है, रेट दो तरीके का होता है, एक तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम, अपॉन में चेंज इन टाइम, यही होता है। तो यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज मतलब होता है डेल्टा, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। पर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से मिल सकता है। उसके लिए आपका है एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, एक क्या है, एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, और एक रेट लो है। एक तो आपका क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालना चाहते हो, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। एक तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू रेट लो निकाल सकते हो, रेट लो भी आपको जो देता है वो क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देता है, ठीक है। दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो जरूरी नहीं प्रोडक्ट से ही निकाला जाए, हम रिएक्टेंट साइड से भी निकाल सकते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में क्या होता है, चेंज इन टाइम बोल सकते हैं। तो लेकिन आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करती है, डिक्रीज करती है, इसलिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन तो पॉजिटिव होगा। रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन से कम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम नेगेटिव आएगा, जबकि रेट जो होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ क्या लगता है, माइनस लगता है। माइनस ये दिखाता है कि रिएक्टेंट में ही लगाते हैं माइनस, प्रोडक्ट में नहीं लगाएंगे। अगर ये प्रोडक्ट में लेते हैं तब तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं, लेकिन हम रिएक्टेंट के लिए ले रहे हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम तो हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव ये दिखा रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज कर रही है। रेट लॉ के हिसाब से आपको हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है, हम इसको भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में बदल सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाए, यानी टाइम इंटरवल इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, यानी मान लो टाइम इंटरवल ये हो गया आपका 0.0000001 सेकेंड, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, तब ये एक पल हो जाएगा, मोमेंट्री टाइम हो जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं, अगर लिमिट लगा दें तो क्या हो जाएगा, तब ये इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा और ये dr/dt हो जाएगा, तब ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, तब ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, तब ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है।
और इसको हम लिख सकते हैं, तब ये क्या हो जाता है, जो रेट होता है वो किसके बराबर होता है, रेट बराबर होता है किसके, माइनस डी आर बाय डी टी। यही है ये। और रेट लॉ के हिसाब से भी आप रेट निकाल सकते हो। रेट लॉ के हिसाब से जो रेट होता है वो कितना होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अल्फा, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे के। तो ये जो है ये रेट लॉ इक्वेशन है, और ये जो है ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। यानी दो तरीके से आप निकाल सकते हो रेट, दो तरीके से आप रेट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो आप, जो है रेट आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और एक है रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज जो आएगी रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अल्फा, ये आया अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के हिसाब से माइनस डी आर बाय डी टी। इन्हीं दो का यूज करेंगे, इनको इक्वल रखेंगे, फिर इनको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन आती है उसे कहते हैं इंटीग्रल रेट इक्वेशन कहते हैं। उसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, उससे हम कई फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो मैं उसी को बता रहा हूँ एक बार, ये रिपीटेशन ही है हल्का सा। तो देखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू, पहला है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, या रेट अकॉर्डिंग टू रेट, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट लॉ के हिसाब से रेट लॉ इक्वेशन हमने पढ़नी है। तो रेट लॉ के हिसाब से क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अल्फा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अल्फा। और जीरो ऑर्डर के लिए अल्फा कितना ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो इसे पूरा रेट ऑफ रिएक्शन ना लिख के हम सिर्फ क्या बोल देते हैं, रेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेट भी बोल देते हैं। तो ये जो आपको मिला है इसे कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन। क्या बोलते हैं, रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन। तो ये आपकी रेट लॉ इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, किससे निकाला, रेट लॉ इक्वेशन से निकाला। सेकंड होता है, सेकंड है अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ। तो डिफरेंशियल रेट लॉ के हिसाब से देखते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ के हिसाब से देखते हैं। तो डिफरेंशियल रेट लॉ के हिसाब से मैंने आपको बताया था, ये जो रेट लॉ देता है कौन सा रेट होता है, ये क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, नहीं भाई, ये जो होता है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल रेट लॉ भी जो है वो आपको जो देगा वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देता है। एवरेज तो हमने पढ़ा ही था, एवरेज रेट जो होता है, एवरेज रेट तो हमने देखा था क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। और क्या लगाते हैं, नेगेटिव, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। एवरेज को इंस्टेंटेनियस में बदलना है, एवरेज को किस में बदलना है, इंस्टेंटेनियस रेट में बदलना है। तो आप लिमिट लगा सकते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी लिमिट इतनी छोटी होनी चाहिए, यानी डेल्टा टी इतना छोटा होना चाहिए कि वो जीरो के आसपास हो। तब हम इसको क्या बोलते हैं, तब हम इसको डी आर बाई डी टी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, डी आर बाई डी टी बोलते हैं। यही है, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, पर कहाँ से आया, डिफरेंशियल रेट लॉ से आया। तो है तो ये भी रेट, तो ये भी रेट और ये भी रेट है, ये दो इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ये डिफरेंशियल रेट लॉ से आई है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोल रहे हैं इसको। ये है रेट लॉ इक्वेशन, ये है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, यानी दो लॉ यूज किए मैंने पहला यूज किया रेट लॉ, दूसरा यूज किया डिफरेंशियल रेट लॉ। रेट लॉ से बनी रेट लॉ इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट लॉ से क्या बनी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दोनों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देती है। ये फर्स्ट है और ये कौन सी है इक्वेशन, ये सेकंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम बात करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो यही है हमारा, तो ये रहा फर्स्ट, फर्स्ट तो यही है क्या कि जो रेट है वो किसके बराबर, फर्स्ट तो ये है कि जो रेट है वो किसके, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अल्फा है, ठीक है। और इसमें सेकंड की वैल्यू डाल दे रहे हैं, सेकंड के हिसाब से रेट क्या है, डिफरेंशियल रेट के हिसाब से रेट कितना है माइनस डी आर बाई डी टी, तो वो इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो रेट की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस डी आर बाय डी टी, तो माइनस डी आर बाई डी टी लिख दिया, ये हो गया। ये आपको डिफरेंशियल रेट लो और रेट लॉ दोनों से ही मिल गया, यानी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और रेट लॉ इक्वेशन से आपको ये चीजें मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो ये तो चाहे जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, दोनों में ये तो सेम ही आएगा। फर्स्ट ऑर्डर में हम अल्फा 1 रख देंगे, जीरो ऑर्डर में हम अल्फा 0 रख देंगे, बस इतना ही फर्क है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। हम जो निकालना चाहते हैं वो इंटीग्रल रेट इक्वेशन निकालना चाहते हैं, इंटीग्रेशन से निकालना चाहते हैं। इंटीग्रेशन से ही आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन है इसमें, तो डिफरेंशिएशन को हटाना है तो इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन आपकी बनेगी उसे इंटीग्रल रेट इक्वेशन बोलते हैं, वही हम लाना चाहते हैं। एक बार जीरो ऑर्डर के लिए लाएंगे, एक बार फर्स्ट ऑर्डर के लिए लाएंगे। तो देखते हैं बेटा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो कितना हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए हम क्या कर देंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 0 रख दी, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, किसी की पावर 0 क्या होता है बेटा 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत तो होती नहीं है, तो मत लिखो। dt इधर ले जाओ तो इधर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, तो ये dt आ गया, ये है, ठीक है। और माइनस भी उधर ही भेज देते तो माइनस इधर आ गया, तो ये माइनस हो गया। हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसको भी आप इंटीग्रेट करोगे, इसको भी आप इंटीग्रेट कर दो, दोनों को इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा बेटा, तो dr, हमने देखा था सिंपल ही था कि भाई रेट लो ने कहा कि रेट किसके बराबर है, रेट लो ने कहा रेट बराबर है के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अल्फा। और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ने क्या बोला कि भाई जो रेट होता है वो होता है माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी, यही है। तो दोनों को मिलाने पे ये इक्वेशन बन गई थी, तो दोनों को मिलाने पे ये इक्वेशन बन गई थी। फिर हमने देखा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था तो अल्फा की वैल्यू कितनी डालेंगे, 0 डाल देंगे, तो अल्फा की वैल्यू हमने 0 डाल दी। किसी की पावर 0 1 होता है, हटाई दो, dt इधर आ गया तो ये dt इधर आ जाएगा, और माइनस उधर चला जाएगा, माइनस उधर चला गया, ठीक है। हमने दोनों तरफ क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना है। दोनों साइड को इंटीग्रेट करोगे, dr का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, dr का इंटीग्रेशन आपका r आ गया, ठीक है। माइनस के तो कांस्टेंट है, तो माइनस के तो बाहर आ जाएगा। तो किसको इंटीग्रेट करोगे, dt को इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेटिंग dt को इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा c। तो ये आपको मिल गई, कौन सी इक्वेशन मिली है, इंटीग्रल रेट इक्वेशन मिली है। लेकिन अभी इसमें एक दिक्कत है, ये अभी अधूरी है। ये इंटीग्रल रेट इक्वेशन तो आपको मिल गई इंटीग्रेशन से, लेकिन इसमें अभी आपको क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे। तो हमने एक चीज देखी है कि रेट किसके बराबर, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर है, माइनस के टी प्लस सी, ये आ गया। ये जो इक्वेशन आई है ये कौन सी इक्वेशन है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको बोल रहे हैं इंटीग्रल रेट इक्वेशन बोल रहे हैं। पर इसमें क्या है, सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम निकाल लेते हैं सी की वैल्यू। भाई जब टाइम जो होगा 0 होगा तो रिएक्टेंट की तब जो कंसंट्रेशन होगी वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी। जब टाइम जो होगा इनिशियली, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तब टाइम 0 होगा, तब इनिशियली जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो आर नोट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो जब टाइम 0 होगा तब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी। तो इस इक्वेशन में डाल दें, टाइम कितना डाल दें, 0 डाल दें, तो सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हम निकाल सकते हैं।
तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी। कितना आ जाएगा? K इंटू जीरो क्या हो गया? पूरा जीरो हो गया। C किसके बराबर आ गया? C बराबर आ गया R नोट के। तो C बराबर आ गया R नोट के, यानी जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। क्या है? C जो है वो क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ये आ गया आपका। इसे कहते हैं हम इंटीग्रल रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल रेट इक्वेशन। इंटीग्रल रेट इक्वेशन, तो ये इंटीग्रल रेट इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो ये इंटीग्रल रेट इक्वेशन है। अब इस पे हम ग्राफ भी देख सकते हैं, इस पे फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, एक जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो हम फॉर्मूला ले चलते हैं आगे, वो यहीं से मिल जाएगा हमें। तो R इक्वल टू किसके बराबर है? माइनस के टी प्लस R नोट, यही है। R क्या है भाई? R क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। आफ्टर टी टाइम R जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है आफ्टर टी टाइम, माइनस के टी प्लस R नोट। R नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, T टाइम है, के रेट कांस्टेंट है, R क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम, यही है। क्या करते हैं बेटा? के टी इधर ले आते हैं, तो के टी इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? R नोट माइनस R, ये आ गया। R नोट माइनस R, ये आ गया आपका। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? इसको अपॉन में भेज देते हैं, तो इसको इसमें अपॉन में भेज दो, चाहे टी अपॉन में भेज दो, चाहे के अपॉन में भेज दो। तो मान लो के अपॉन में भेज दिया, तो इसके अपॉन में के भेज दिया। तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला आ गया। तो ध्यान देना, ये याद रखना है किसके लिए, चाहे ये याद रखो, ये याद रखो, एक ही फॉर्म है भाई, एक ही याद कर लो, ये याद कर लो, इसी से ये आ जाएगा अपने आप। कोई बड़ी चीज तो है नहीं। ये ग्राफ बनाने में काम आती है, ये इक्वेशन हेल्प करेगी ग्राफ में, ये हेल्प करती है किसमें? न्यूमेरिकल में। बस हमने थोड़ा बदल ही तो दिया, इधर माइनस के टी को इधर ले गए और आर को उधर ले गए, बस। ठीक है, तो इतना ही है। ये ग्राफ को एक ही इक्वेशन आपको याद करनी है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको इंटीग्रल रेट इक्वेशन जो है याद रखना है। इंटीग्रल रेट इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो इंटीग्रल रेट इक्वेशन आप बढ़िया से याद रखना कि R जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम t, के रेट कांस्टेंट है, प्लस R नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और ये नेगेटिव है। तो ध्यान देना, इसका देखा था हमने, स्ट्रेट लाइन ही आता था। इसमें ये फॉर्मूला हमें काम आएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। वैसे जीरो ऑर्डर पे बहुत कम न्यूमेरिकल है, एक आधा, एक ही न्यूमेरिकल शायद एनसीईआरटी में है, एक दो बार ही बोर्ड में आया है। पर ये मत समझना कि जीरो ऑर्डर पे कभी नहीं आता, आ सकता है। तो याद रखना जीरो ऑर्डर पे भी आता है। इसका हम हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ भी अगर आप निकालना चाहो, हाफ लाइफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। तो हाफ लाइफ अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का देखोगे, हाफ लाइफ होता क्या है भाई? वो समय जिस समय के बाद जो रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाए, हाफ हो जाए। यानी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का अगर हाफ हो जाता है, जितने समय के बाद वो हाफ होता है, उसी को कहते हैं उसका हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं, टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम को हम अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कई बुक में हाफ लाइफ टाइम को टी हाफ से डिनोट करते हैं, या कैपिटल टी हाफ से डिनोट करते हैं, या टी 50% से डिनोट कर देते हैं, या टी 50 से डिनोट कर देते हैं, एक ही बात है। तो टी हाफ से भी डिनोट करते हैं हाफ लाइफ को, कैपिटल टी हाफ से भी डिनोट करते हैं। टी 50 यानी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 50% कम हो गई है। और या टी 50 भी बोलते हैं, जैसे भी लिखना है वैसे लिख सकते हो। तो हाफ लाइफ में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो टाइम है, जब टाइम हाफ लाइफ टाइम के बराबर होगा, तब रिएक्टेंट की जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाएगी। रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन जो होगी वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या रह जाएगी? हाफ रह जाएगी।
तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ टी हाफ आ जाएगा टाइम की जगह, और ये रिएक्टेंट की फाइनल कंसेंट्रेशन है, तो फाइनल कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन की क्या रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। ये है, कितना हो जाएगा बेटा, अगर इसमें से हम देख लेते हैं माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R0/2। तो ये हाफ लाइफ आ गई, ये हाफ लाइफ आ गई किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, क्या आ गई, हाफ लाइफ आ गई। ये है हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान देना, हाफ लाइफ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल कर दोगे तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ट्रिपल कर दोगे तो हाफ लाइफ भी ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, यानी जिसकी हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो कांस्टेंट होती है और वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ध्यान देना, हाफ लाइफ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की होती है वो डिपेंडेंट होती है, वो डिपेंड करती है किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। जितना ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, हाफ लाइफ उतनी ज्यादा होगी। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी कम होगी, हाफ लाइफ उतनी कम होगी। जैसे अगर मैं समझाऊं कि मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन है 3 मोल पर लीटर है मान लिए, और इसकी हाफ लाइफ अगर आ रही है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और इसकी हाफ लाइफ आ रही है मान लो 10 मिनट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं रिएक्टेंट की ले रहा हूं 3 मोल पर लीटर, उसकी हाफ लाइफ आ रही है 10 मिनट। तो अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दूंगा, 6 मोल पर लीटर कर दूंगा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 मिनट हो जाएगी। इसका मतलब जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि उसकी पावर 1 पे डिपेंड कर रही है। तो ध्यान देना, इंडिपेंडेंट नहीं होती, यानी कांस्टेंट नहीं होती। तो इसकी हाफ लाइफ जो है कांस्टेंट नहीं होती, किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे, ये हाफ लाइफ का बात था। इसमें हम देखते हैं, अगला देखते हैं, इसमें मैंने ग्राफ भी बताया था। तो ये इंटीग्रल जो रेट इक्वेशन आई थी, ये जो इंटीग्रल रेट इक्वेशन है, इसी पे आप ग्राफ बना सकते हो। तो इस पे आसानी से आप ग्राफ बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से ही ग्राफ बन जाता है, उसी से आप ग्राफ बना सकते हो। y इक्वल टू होता है mx प्लस सी, मैंने आपको बताया था y इक्वल टू होता है mx प्लस सी। तो यही है, मैंने आपको बताया था। आप ग्राफ बनाना चाहते हो, ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, आप किसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। ये कौन सा एक्सिस है भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यही है। तो देखो बहुत आसान होता है, यहाँ से अगर हम कंपेयर करते जाएं तो ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही फॉलो कर रही है। ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में ही है, तो स्ट्रेट लाइन ही है की है ये इक्वेशन। तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे, तो एक्स एक्सिस में टाइम एक्सिस रखेंगे। तो मैंने बताया था टाइम एक्सिस रखा एक्स एक्सिस में, तो टी मतलब टाइम एक्सिस हो गया, यही है। वाई एक्सिस में हम क्या रखेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखेंगे। तो वाई एक्सिस में हमारी कंसंट्रेशन हो जाएगी किसकी, रिएक्टेंट की। आर मतलब तो रिएक्टेंट होता है, ध्यान देना। और स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ये होता है क्या, मोलर कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसे एक्टिव मास भी बोलते हैं। और ये हो गया। अब हमें एक और चीज पता है, ये जो सी होता है ये इंटरसेप्ट होता है। तो इंटरसेप्ट जो है वो आर नोट के बराबर है, तो इंटरसेप्ट आर नोट के बराबर है। तो इंटरसेप्ट आपका आर नोट के बराबर है। आर नोट जो होता है वो क्या होता है, आर नोट जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। ध्यान देना बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट की कांस्टेंट ही रहेगी ना। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी था इनिशियली वो तो कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, पर इनिशियली उस समय तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो जो ली थी वही रहेगी। ठीक है, इनिशियली हम बाद में थोड़ी बदल सकते हैं, हिस्ट्री में जाके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थोड़ी बदल सकते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो तो कांस्टेंट रहेगी। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो मैंने आपको बताया था अगर इंक्रीजिंग टाइप आता है तो पॉजिटिव स्लोप है ये, तो पॉजिटिव स्लोप होगा तो इंक्रीजिंग टाइप आएगा।
नेगेटिव स्लोप होगा तो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा तो डिक्रीजिंग टाइप आएगा, रहेगी स्ट्रेट लाइन। और अगर स्लोप होगा ही नहीं तो ये पैरेलल आएगी किसके, टाइम एक्सिस के। तो ऐसा तो नहीं है, जो स्लोप होता है एम जो होता है वो स्लोप बताता है, क्या बताता है, एम जो है वो क्या होता है, स्लोप होता है। और वो कैसा है, माइनस के है, तो नेगेटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। तो किस टाइप का आएगा बेटा, डिक्रीजिंग टाइप आएगा। किस टाइप का आएगा, डिक्रीजिंग टाइप आएगा। तो ये डिक्रीजिंग टाइप आता है, तो ये ऐसे आएगा, आएगी स्ट्रेट लाइन ही आएगी। और क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है तो किस तरीके का है, डिक्रीजिंग टाइप स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यही है। और इसमें अगर हम देखें तो जो स्लोप होता है ये हमारा स्लोप होता है, तो स्लोप हमारा जो होता है वो माइनस के होता है। कितना होता है, माइनस के होता है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होता है। तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का ग्राफ है। फर्स्ट ऑर्डर में भी अगर आप जब देखोगे ना तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर को भी अगर हम ड्राइव करेंगे तो कोई ज्यादा चीज में फर्क नहीं बदलता। ये बस क्या हो जाएगा, ये लॉग नेचुरल आर नोट हो जाएगा, ये लॉग नेचुरल आर हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग नेचुरल आर नोट हो जाएगा, बस इतना ही फर्क हो गया। यानी सीधी सी बात है, लॉग हटा दिया तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, लॉग हटा दिया तो जीरो ऑर्डर का है। और मैंने क्या लगा दिया, ये लॉग नेचुरल आर और यहाँ लॉग नेचुरल आर नोट, लॉग लगा दिया तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। तो अगर लॉग वाला कोई भी ग्राफ, तो यहाँ लॉग आ जाता है, लॉग नेचुरल आर नोट, यहाँ लॉग नेचुरल आर, तो ये कौन सा हो जाएगा, तब ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर में लॉग नहीं आता है, जीरो ऑर्डर में लॉग नहीं आता। ठीक है, अब आता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर का, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में भी बड़ा आसान था, तो फर्स्ट ऑर्डर में भी देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हो तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हो तो अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो अल्फा 1 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, अल्फा 1 हो गया। तो वही है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो आर रिएक्टेंट, पी क्या है, प्रोडक्ट है। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया मैंने, ग्राफ तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम वो हम देखते हैं। मैंने आपको बता रखा वही दो ही यूज करेंगे। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन के हिसाब से क्या है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अल्फा। और प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी लगाया तो कांस्टेंट लगा दिया, के को क्या बोला था, रेट कांस्टेंट। ये तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन है। मैंने सेकंड देखा था, सेकंड है अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में जो रेट था वो कितना था, जो रेट था वो कितना था, तो डिफरेंशियल में वो था माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाय डी टी था। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। ध्यान देना, रेट लॉ जो देता है वो आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं देता, वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देता है। ठीक है, और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी आपको जो देता है वो क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देता है। अगर आप क्या करोगे, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लेते हो, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम लेते हो, तब ये इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, तब ये क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करना होता है, डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, जीरो के आसपास होना चाहिए, लिमिट लगाएंगे। तो यानी तब ये हो जाएगा डी आर बाय डी टी है, यही है। तो इंस्टेंटेनियस लिखने की जरूरत नहीं हो, हमें पता है रेट लॉ इंस्टेंटेनियस देता है और डिफरेंशियल रेट लॉ भी क्या देता है, इंस्टेंटेनियस ही देता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से अगर हम देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, रेट की वैल्यू इसमें डाल देंगे, रेट लॉ में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन डाल देंगे, तो रेट की जगह क्या लिख देंगे, माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी। तो ये तो हमेशा ही आएगा, चाहे आप जीरो के लिए करो चाहे फर्स्ट के लिए करो, बस
अब बात आती है, जब जीरो था तो अल्फा की वैल्यू हमने जीरो रखी थी, अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी वैल्यू हम 1 रख रहे हैं। कितनी रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, तो वैल्यू 1 रख दो। अल्फा की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करना है, तब तो इंटीग्रल रेट इक्वेशन मिलेगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, कितना हो जाएगा? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो माइनस इधर भेज दिया तो माइनस इधर चला गया, dt भी इधर भेज दो तो dt भी इधर चला गया। इसको इधर ले आओ तो ये इधर आएगा, तो ये 1/r आ जाएगा, तो ये इधर आके क्या आ जाएगा? 1/r आ जाएगा, ये है, तो ये आ जाएगा 1/r dr इक्वल टू माइनस के dt, इक्वल टू माइनस के dt। ये आ गया आपका, ये आ गया। आपको मैंने एक चीज बता रखी थी, वैसे आपको पता होगा इंटीग्रेशन में 1/x dx का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, तो ये याद ही कर लेना, ये log नेचुरल x होता है। कितना होता है? log नेचुरल x होता है। तो 1/r का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं किसके रिस्पेक्ट में? dr के रिस्पेक्ट में करूं, तो क्या मिलेगा? ये मेरे को log नेचुरल r मिलेगा। क्या मिलेगा? log नेचुरल r मिलेगा। तो मैं वही इंटीग्रेट ही करूंगा इसको दोनों तरफ, तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, तो दोनों साइड को क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो। तो अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 1/r dr का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा log नेचुरल r। कितना हो जाएगा? log नेचुरल r हो गया, इक्वल टू, भाई k एक कांस्टेंट है, तो k एक कांस्टेंट है तो माइनस के एक कांस्टेंट हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस के है, क्योंकि k रेट कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, तो इंटीग्रेशन dt को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये t आ जाएगा, और एक कांस्टेंट लगा दोगे c है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपको इंटीग्रल रेट इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया भाई? इंटीग्रल रेट इक्वेशन मिल गया। तो ये तो उसी तरीके से है, बस जीरो ऑर्डर में ध्यान दे रहा, जीरो ऑर्डर में लॉग नहीं था, जीरो ऑर्डर में ये लॉग नहीं था, फर्स्ट ऑर्डर में ये लॉग है, लॉग नेचुरल आर है, ठीक है। तो इंटीग्रल रेट इक्वेशन मिल गया। तो हमने देखा कि लॉग नेचुरल आर इक्वल किसके है? माइनस के टी प्लस सी है। अब हमें एक चीज पता है, ये इंटीग्रल रेट इक्वेशन तो मिल गया, पर हमें इसमें सी की वैल्यू नहीं पता, हम अभी भी इसमें सी नहीं जानते इंटीग्रेशन कांस्टेंट है क्या, तो निकाल लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। जब टाइम जीरो होगा, यानी जब हमने रिएक्शन शुरू किया, तब जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होती है वो उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन होती है। जब हम रिएक्शन शुरू करते हैं, शुरू में रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन होती है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन होती है। तो यानी जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है। तो टाइम जब हम क्या, इनिशियली जब टाइम कितना था? जीरो था, तब रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन थी वो इनिशियल कंसेंट्रेशन के बराबर थी, आर नोट के बराबर थी। तो k इंटू जीरो जीरो, तो c की वैल्यू कितनी मिल गई? c इंटरसेप्ट कितना मिल गया? c आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना मिल गया? ये मिल गया log नेचुरल r नोट मिल गया। क्या मिल गया? log नेचुरल r नोट मिल गया। तो इसको बोलते हैं हम इंटीग्रल रेट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इंटीग्रल रेट इक्वेशन बोलते हैं, इंटीग्रल रेट इक्वेशन। जो इंटीग्रल रेट इक्वेशन है, इंटीग्रेशन से लेके आए, हमने दो लॉ को मिक्स किया, रेट लॉ को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को मिक्स करके उसको फर्दर हमने इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करने के बाद हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढ ली और एक इक्वेशन मिल गई हमें जिसको कह रहे हैं इंटीग्रल रेट इक्वेशन। फिर वही कहानी है, इस पे आप चाहे तो ग्राफ बना लो, तो ग्राफ तो मैंने आपको बताया, तो ग्राफ बनाओगे तो 5 मिनट में ग्राफ बन ही जाएगा, तो ग्राफ बना ही लेते हैं। इस पे मैंने आपको बताया क्या होता है बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो y इक्वल टू क्या होता है? एम एक्स प्लस सी। ये है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो यहाँ भी वही करना है। अब आप सारी चीजों को देखते जाओ तो क्या है भाई, जो एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में क्या रखोगे? टाइम एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में क्या रख दिया मैंने? टाइम एक्सिस रख दिया। क्या रख दिया? टाइम एक्सिस रख दिया, तो टाइम एक्सिस रख दिया। वाई एक्सिस में जो हो जाएगा वो क्या होगा?
लॉग नेचुरल आर, यानी वाई एक्सिस में जो हो जाएगी वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं होगी, वो लॉग नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी। क्या होगी? लॉग नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगी। ये हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस में ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो इंटरसेप्ट किसके बराबर है? इंटरसेप्ट आर नोट के बराबर नहीं है, इंटरसेप्ट आर नोट के बराबर नहीं है, तो इंटरसेप्ट जो है वो आर नोट के बराबर नहीं होगा, लॉग नेचुरल आर नोट के बराबर होगा। तो इंटरसेप्ट आपका लॉग नेचुरल आर नोट के बराबर होगा, ये इंटरसेप्ट हो गया। फिर अगर हम स्लोप देखें तो एम आपका स्लोप होता है, तो एम आपका जो है वो स्लोप है, और स्लोप किसके बराबर है? माइनस के के बराबर है, तो स्लोप आपका माइनस के बराबर है। तो इसमें देख लेते हैं हम, तो नेगेटिव स्लोप आपका है, तो यानी है तो स्ट्रेट लाइन पर जो है डिक्रीजिंग, अगर ये है इंक्रीजिंग टाइप ऐसे आते हैं, स्ट्रेट लाइन ऐसे होती तो ये पॉजिटिव स्लोप होता, ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्लोप होता अगर स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ आती तो पॉजिटिव ढलान होती, और नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन है तो ये नेगेटिव स्लोप है, तो ये नेगेटिव स्लोप है। और अगर क्या हो जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप आपका जीरो होगा, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, स्लोप ही जीरो हो जाएगा, तब स्लोप जीरो हो जाएगा, तब स्लोप जीरो है, क्योंकि टेन थीटा होता है स्लोप, और टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, तो स्लोप जीरो हो जाएगा। अभी तो नेगेटिव टाइप है तो आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा पर नेगेटिव स्लोप है तो नीचे की तरफ आएगा, तो नेगेटिव स्लोप है तो ये स्लोप होता है, और स्लोप किसके बराबर है? स्लोप है माइनस के, स्लोप है माइनस के। तो और के आपका क्या है? रेट कांस्टेंट है, के आपका क्या है? रेट कांस्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आप लॉग नेचुरल हटा दो भाई, तो लॉग नेचुरल हटा दो तो ये जीरो ऑर्डर का बन गया सब कुछ, ये जीरो ऑर्डर की इंटीग्रल रेट इक्वेशन हो गई, और ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ हो गया। और आप लॉग लगा दो, नेचुरल लॉग लगा दो, लॉग नेचुरल, तो लॉग नेचुरल लगा दो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रल रेट इक्वेशन हो गई, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ हो गया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ हो गया। थोड़ी सी समस्या आती है इन सब चीजों में कि जो नेचुरल लॉग होता है उसकी हमारे पास टेबल तो होती नहीं, टेबल तो हमारी नॉर्मल लॉग की होती है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको बदलना चाहे तो बदल भी देते हैं, कई बार तो हम बदल भी देते हैं, जैसे ऐसे भी कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग नेचुरल आर इक्वल टू होता है माइनस के टी प्लस होता है लॉग नेचुरल आर नोट। नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में आप बदल सकते हो, तो लॉग नेचुरल एक्स है तो उसको नॉर्मल लॉग में बदलना है, किसमें बदलना है? नॉर्मल लॉग में बदलना है, तो लॉग एक्स और आगे लगा देंगे 2.303, यही है, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू लगा दी, तो लॉग नेचुरल एक्स इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स हो गया। तो नेचुरल लॉग एक्स को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो कई बार वो देखो, ये जो दो ग्राफ मैंने बताया, दोनों ग्राफ तो एनसीईआरटी में है, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ अब मैं बना रहा हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं, अगले वाला एनसीईआरटी में है, यानी एनसीईआरटी में 3 है, मैं 4 बता दे रहा हूँ, ये भी आप समझ लो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की है। नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदल दिया, तो आगे क्या लगा दिया 2.303, इधर भी क्या लगा दोगे, नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदल दिया, तो आगे लगा दोगे 2.303, यही आ गया बेटा। पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो, तो 2.303 से इसको भी डिवाइड कर दो, 2.303 से इसको भी डिवाइड कर दो, 2.303 से इसको भी डिवाइड कर दो, तो ये तो हट ही जाएगा, हटा दो इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आ गई आपकी इक्वेशन। तो कोई नहीं, इससे भी कंपेयर किया जा सकता है भाई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी, तो अभी भी वही है। इसका भी आप ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी नहीं है। एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, टाइम एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में क्या रख दिया भाई, टाइम एक्सिस रख दिया, ठीक है। वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, नेचुरल लॉग की जगह क्या है, नॉर्मल लॉग है, तो नेचुरल लॉग की जगह क्या हो गया, नॉर्मल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया,
ठीक है। इंटरसेप्ट कितना हो गया, इंटरसेप्ट ये हो गया log r नोट, तो नेचुरल log r नोट की जगह क्या हो गया, नॉर्मल log r नोट हो गया, तो ये उसकी जगह आ गया है। ये अभी भी स्ट्रेट लाइन ही आएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी, तो अभी भी ये स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन, मतलब है तो स्ट्रेट लाइन पर ये स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। बस अब क्या हो जाएगा, ये जो स्लोप है m जो है वो किसके बराबर है, स्लोप इसके बराबर है, तो जो m है वो माइनस के अपॉन में कितना है 2.303, कितना है 2.303 है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्लोप है, ये आपका क्या है, ये आपका स्लोप है। तो आप इसमें ले लो माइनस के अपॉन में कितना हो जाएगा 2.303, ये स्लोप हो गया। तो ये ग्राफ भी आप बनाना चाहो तो बनाओ, यानी लॉग दिख गया तो किस ऑर्डर का है भाई, अगर लॉग दिख गया तो फर्स्ट ऑर्डर का ही ग्राफ है, सीधा सा आप याद कर लो एकदम से। अगला देखते हैं तो इस फॉर्म में भी कर सकते हो, ये वाला ग्राफ नहीं था, कोई फर्क नहीं है, वो नेचुरल वाला दे रखा है, नॉर्मल का भी सेम ही होता है, नॉर्मल का भी सेम होता है, बस स्लोप होता है माइनस के अपॉन में 2.303 होता है। ये ग्राफ नहीं था तो कोई जरूरत भी नहीं थी इसकी तो एनसीईआरटी में, ठीक है, क्योंकि सिमिलर ग्राफ था। एक ग्राफ और दे रखा है उन्होंने, ये जो इंटीग्रल रेट इक्वेशन है इसको उन्होंने फिर से बदल रखा है, तो लॉग नेचुरल आर माइनस के टी प्लस कितना है लॉग नेचुरल आर। ये मैंने टॉपिक दोबारा कराया बेटा, उसका कारण भी है, जहाँ इसलिए भी कराया है क्योंकि पूरा चैप्टर का मतलब समझो ये सोल है, इसी पे बेस्ड है पूरा चैप्टर, ठीक है। ये चीज आ गई ना पूरे चैप्टर में, फिर कोई चीज कोई दिक्कत ही नहीं है, और वैसे भी जो कट गया है उसके अलावा तो सारा चैप्टर यही है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें हम बदल सकते हैं, चीजों को बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, इसी को बोलते हैं इंटीग्रल रेट इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल रेट इक्वेशन बोलते हैं, इंटीग्रल रेट इक्वेशन बोलते हैं। तो ये इंटीग्रल रेट इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप चाहो तो सारी चीजें बदलना चाहो तो बदल सकते हो, तो बदलते चले जाते हैं हम, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग नेचुरल आर इक्वल टू कितना है माइनस के टी प्लस लॉग नेचुरल आर। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। आर नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। आर क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम। के क्या है, रेट कांस्टेंट है। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं बेटा, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो के टी इक्वल टू हो जाएगा कितना लॉग नेचुरल आर नोट, लॉग नेचुरल आर नोट माइनस लॉग नेचुरल आर, लॉग नेचुरल आर नोट माइनस लॉग नेचुरल आर, ये हो गया। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है बेटा लॉग ए अपॉन बी, क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, आइडेंटिटी है, चाहे वो नेचुरल लॉग के लिए हो चाहे वो नॉर्मल लॉग के लिए हो, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। तो लॉग नेचुरल आर नोट माइनस लॉग नेचुरल आर किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के टी इक्वल टू हो जाएगा लॉग नेचुरल आर नोट अपॉन में आर, आर नोट अपॉन में आर, आइडेंटिटी लगा दी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो गया, लॉग ए बाय बी, तो लॉग नेचुरल आर नोट माइनस लॉग नेचुरल आर क्या हो जाएगा, लॉग नेचुरल आर नोट बाय आर हो गया, यही है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि नेचुरल लॉग को ना आपको नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना है, अरे नेचुरल लॉग को ना आपको नॉर्मल लॉग में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो नेचुरल लॉग को आप नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करो, तो कर सकते हो आप, नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने बताया नेचुरल को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करोगे तो आगे लगा दोगे 2.303, क्या लगा दोगे 2.303, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो आइडेंटिटी ही लगाई है कि के टी इक्वल टू किसके बराबर है, लॉग नेचुरल आर नोट माइनस लॉग नेचुरल आर, लॉग नेचुरल आर नोट माइनस लॉग नेचुरल आर, यही है। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग आर नोट बाय आर, यही है, इक्वल टू क्या हो गया के टी हो गया, तो इक्वल टू क्या हो गया के टी, तो इसको उस साइड लिख देते हैं।
तो इसको इधर लिख देते हैं बेटा। तो हमने देखा क्या हो गया, log r नोट माइनस log r क्या हो जाएगा, log a माइनस log b log a अपॉन b, यानी log r नोट बाय r, यही आ गया। तो kt के बराबर है तो इस साइड लिख देते हैं इक्वल टू kt, एक ही तो बात है, ये लो उधर लिख दिया मैंने। नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदल दूं, तो नेचुरल लॉग को आप नॉर्मल लॉग में बदल दो। तो नेचुरल लॉग को आप नॉर्मल लॉग में बदलोगे, नेचुरल को नॉर्मल लॉग में बदलोगे, तो आगे लगा दोगे 2.303, क्या लगा दोगे 2.303, ये लगा दोगे आप 2.303, यही आ गया। इसको इसके अपॉन में कर दो, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2.303, तो ये अपॉन में आ गया 2.303। तो हम लिख देंगे क्या कि log r नोट बाय r, log r नोट बाय r इक्वल टू हो जाएगा किसके, k अपॉन में 2.303 t, ये आ गया। तो ये आपका आ गया। तो इस पे भी वो ग्राफ बनवा लेते हैं, इस पे एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है, तो कोई बड़ी चीज इसमें भी नहीं है। वही चीज है, क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें c नहीं है तो +0 कर दूं भाई, कर दिया। इसमें कुछ था नहीं, इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं था, यानी कोई कांस्टेंट नहीं था, तो मैंने प्लस क्या कर दिया, 0 कर दिया। बना लो अब ग्राफ। अब x और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस ले लो। तो भाई ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस में तो हम ले लेंगे टाइम एक्सिस, क्या ले लेंगे बेटा, टाइम एक्सिस। तो x एक्सिस में मैंने ले लिया टाइम एक्सिस ले लिया, जो x एक्सिस है, x एक्सिस में क्या ले लिया मैंने, टाइम एक्सिस ले लिया, तो t ले लिया मैंने, ठीक है। y एक्सिस में जो लेंगे वो ये ले लेंगे हम, तो y एक्सिस में जो आ जाएगा हमारा, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस में आ जाएगा log r नोट अपॉन में r, log r नोट अपॉन में r, ये आ गया। तो y एक्सिस में ये आ गया क्या, log r नोट अपॉन में r, यानी log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इंटरसेप्ट कितना आ गया हमारा, 0 है, तो इंटरसेप्ट 0 है तो 0 से ही शुरू होगा ग्राफ, यहां से 0 से ही शुरू होगा। और स्लोप ये रहा बेटा, स्लोप ये रहा, तो स्लोप जो आया आपका आ गया k अपॉन में कितना आ गया 2.303, स्लोप ये आ गया, तो ये आपका स्लोप होता है। स्लोप कैसा आ गया, स्लोप पॉजिटिव आ गया, कैसा है, पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, पॉजिटिव स्लोप है भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट 0 है, तो एकदम ऐसे ग्राफ आ जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्लोप है, ये स्लोप किसके बराबर है, m जो है ये कितना आ जाएगा, k अपॉन में क्या आ जाएगा 2.303, 2.303। तो ध्यान देना, लॉग का कोई भी ग्राफ होगा तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है, लॉग का कोई भी ग्राफ होगा, लॉग के साथ कोई ग्राफ है तो सीधा आंख बंद करके फर्स्ट ऑर्डर, बिना लॉग के ग्राफ है तो 0 ऑर्डर। लॉग अगर दिख रहा है आपको, चाहे नेचुरल चाहे नॉर्मल लॉग, तो वो फर्स्ट ऑर्डर, और लॉग नहीं दिख रहा तो वो 0 ऑर्डर। इसमें आ जाते हैं बेटा, इसमें भी क्या है, हाफ लाइफ की बात होती है, तो इसमें भी हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं और एक फॉर्मूला बना लेते हैं। तो एक फॉर्मूला बन ही जाएगा, हाफ लाइफ की भी बात कर लेते हैं, देखते हैं उसमें। सारा हम इंटीग्रल रेट इक्वेशन से ही कर रहे हैं, तो ये हमारा इंटीग्रल रेट इक्वेशन था, इसी से हम करते चले जा रहे हैं। तो लॉग नेचुरल आर बराबर है -kt प्लस लॉग नेचुरल आर नोट, ये इंटीग्रल रेट इक्वेशन, इसी से हम करते जा रहे हैं, फॉर्मूला बनाना है। kt को इधर ले आएंगे तो kt इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग नेचुरल आर नोट, और ये उधर जाएगा तो माइनस लॉग नेचुरल आर, माइनस लॉग नेचुरल आर, यही है। फिर वही चीज बताइए बेटा, kt इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b, मैंने पहले बताया लॉग नेचुरल a माइनस लॉग नेचुरल b क्या हो जाता है, लॉग a अपॉन b होता है। तो लॉग नेचुरल a माइनस लॉग नेचुरल b क्या होता है, लॉग नेचुरल a अपॉन b होता है। तो यानी लॉग r नोट अपॉन में लॉग
log r नोट बाय r क्या हो जाएगा, log r नोट माइनस log r क्या हो जाएगा, log r नोट बाय r, और नेचुरल लॉग है ये ध्यान देना, ठीक है। आइडेंटिटी लगाई log a माइनस log b यानी log a अपॉन b। नेचुरल लॉग टेबल नहीं देख पाओगे आप, टेबल देखना मुश्किल है, तो नॉर्मल लॉग में तो बदलना ही पड़ेगा, तो नॉर्मल लॉग में बदलेंगे तो के टी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के टी इक्वल टू हो जाएगा लॉग नेचुरल आर नोट बाय आर, लॉग नेचुरल आर नोट बाय आर, यही है। तो नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदल देते हैं, तो इसको मैंने नॉर्मल लॉग में बदल दूंगा, बदल दिया नॉर्मल लॉग में। तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2.303, क्या लगाना पड़ेगा 2.303, और के इसके अपॉन में ले जाओ तो के इसके अपॉन में ले गए। तो ये एक फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे ही याद रख लेना। हमें ये इंटीग्रल रेट इक्वेशन याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, हमें ये फॉर्मूला या एज इट इज डायरेक्ट याद रखने की जरूरत है। आया, हालांकि इंटीग्रल रेट इक्वेशन से ही आया है ये फॉर्मूला, पर हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी, किसकी, t इक्वल टू 2.303 अपॉन में k log r नोट बाय r, r नोट इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, r फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर t टाइम, k रेट कांस्टेंट, k आपका रेट कांस्टेंट है, r नोट इनिशियल कंसेंट्रेशन है, r फाइनल कंसेंट्रेशन है आफ्टर t टाइम। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा। इसमें आते हैं बेटा हाफ लाइफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो निकालते हैं उसमें। अब इंटीग्रल रेट इक्वेशन की जो जरूरत पड़ती थी वो ग्राफ बनाने में ही पड़ती थी और किसी चीज में नहीं पड़ती थी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हाफ लाइफ निकालना चाह रहे हैं, किसकी हाफ लाइफ निकालना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालना चाह रहे हैं, ये तो निकालते हैं। हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक फॉर्मूला बना, T इक्वल टू कितना बना 2.303 अपॉन में K, और लॉग कितना है आर नोट बाय क्या है आर, ये फॉर्मूला हो गया। इसी से हम करते चले जा रहे हैं। हाफ लाइफ का मतलब मैंने बताया कि वो समय, जिस समय के बाद जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन की हाफ रह जाए, ठीक है। यानी अगर रिएक्टेंट की फाइनल कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन की हाफ हो जाती है तो जितना समय लगा उसको हाफ होने के लिए वो उसकी हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ यानी T इक्वल टू हाफ लाइफ टाइम के बराबर होगा व्हेन फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हाफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी टाइम जो होगा उसको ही हम हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे जब रिएक्टेंट की फाइनल कंसेंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन की हाफ हो, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डालते हैं, बेटा। तो वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट की जो फाइनल कंसेंट्रेशन है वो इनिशियल की हाफ है, तो ये जो रिएक्टेंट की फाइनल कंसेंट्रेशन है ये इनिशियल की हाफ हो गई। तब इस टाइम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। आर नोट से आर नोट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 है, 1 बाय हाफ, तो ये रह जाएगा 2, तो ये 2 हो गया। तो हाफ लाइफ जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो हाफ लाइफ आपकी आएगी कितनी 2.303 अपॉन में के log 2। हालांकि आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी चाहिए लॉग की, वैसे तो देखो वहां पे लॉग आपको देखना भी आना चाहिए, लॉग एंटी लॉग आपको देखना आना चाहिए। कुछ सिंपल लॉग की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, log 1 0 ही होता है, log 10 1 होता है, log 2 log 3 और log 5 ये 3 वैल्यू और याद रख लेनी चाहिए। log 2 0.3010, log 3 0.4771 और log 5 0.6990, ये है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। log 1 0
log 10 1, ठीक है, log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 5 0.690। इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो log 2 की वैल्यू आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, कई बुक में ऐसे भी लिखते हैं, कई बुक में ऐसे भी लिखते हैं, 2.303 log 2 अपॉन में k लिखते हैं, और 2.303 लॉग, इसको नेचुरल लॉग में बदलना है तो ये हटा देंगे, ये पूरा नेचुरल लॉग ही तो होता है, नेचुरल लॉग, लॉग नेचुरल 2 बाय के, लॉग नेचुरल 2 बाय के, एक ही बात है। हमें नेचुरल लॉग की वैसे जरूरत नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया। 2.303 अपॉन में क्या है के, और लॉग क्या है 2 है, और 2.303 अपॉन लॉग 2 अपॉन में क्या है के है। तो 2.303 लॉग को क्या बोलेंगे, लॉग नेचुरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉग नेचुरल 2 अपॉन में के, लॉग नेचुरल 2 अपॉन में के। तो ऐसे भी लिखते हैं, पर हमें नेचुरल लॉग की जरूरत नहीं होती, तो हम वैसे ही लिखेंगे 2.303 और लॉग 2 हो गए। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, log 2 की वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, ये 0.693, यही है। तो ये हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अब क्योंकि हाफ लाइफ जो है वो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, और रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट होती है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, तो जीरो ऑर्डर की भी रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही थी। रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों की हाफ लाइफ रेट कांस्टेंट पे तो डिपेंड करती है, वो तो क्या होता है भाई, रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, पर इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही। यानी फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो कांस्टेंट होती है, चाहे इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की कुछ भी हो। अगर मैंने इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की ले ली 3 मोल पर लीटर, और वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और उसका हाफ लाइफ अगर 10 मिनट है, तो मैं रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन डबल भी कर दूंगा, 6 मोल पर लीटर कर दूंगा, तो भी उसकी हाफ लाइफ 10 मिनट ही रहेगी, क्योंकि जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है, कांस्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती, वो डिपेंड करती है किस पे, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। यहाँ पे आप खुद ही देखो, ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हाफ लाइफ है वो है 0.693 बाय के, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर। ध्यान देना, वहां पे जो था अलग थी कहानी, यहाँ अलग है। जीरो ऑर्डर के लिए हमने देखा था, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, जीरो ऑर्डर के लिए जो था वो अपॉन में ये था। तो हाफ लाइफ किस पे डिपेंड कर रही थी, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही थी, और इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर कितनी थी, 1 थी, यानी उस पर डिपेंड कर रही थी। पावर 0 होती तो इंडिपेंडेंट होती, पर जीरो ऑर्डर में जब हम ये लेके आ रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, तो पावर 1 आई थी इसकी। तो क्या हुआ, यानी हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो है डिपेंड कर रही है किस पे, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर में 0.693 हाफ लाइफ जो है 0.693 आर नोट अपॉन के, लेकिन क्या पावर है, पावर 0 हो गई, यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही हाफ लाइफ, वो इंडिपेंडेंट है। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होती है, वो इस पे डिपेंड नहीं करती। So half-life of a first order reaction does not depend on the initial concentration of reactant, whereas half-life of a zero order reaction depends on initial concentration of reactant. तो हमने देखा इस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो इसको हटा दिया हमने, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आती है, ये क्या आती है, कांस्टेंट आती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की बात हो रही है। अब इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, इन्हीं फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो मैं 2-3 न्यूमेरिकल तुम्हें करा रहा हूँ, ठीक है। तुम ध्यान देना, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है, मैं कराते हैं।
अरे ईसा, आज लावण्य कहाँ रह गई? सर यही हूँ मैं। यही है। आज बेटा तुम दोनों ने लेट ज्वाइन किया था। सर मैंने 4:02 पे ज्वाइन किया था। वेरी गुड, 2 मिनट पे 2 थप्पड़ खाने लायक काम किए हैं। और ईसा ने? उसका चलो नहीं इधर पता। देखते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल के ही करा देता हूँ, बहुत बड़े एग्जाम्पल तो नहीं है, एनसीईआरटी में तो ऐसे ही है। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल है 4.7। 4.7 एग्जाम्पल है, पेज नंबर 109 पे है। तो पेज नंबर 109 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 4.7। कह रहा है if first order reaction is found to have a rate constant 5.5 into 10 की पावर -14 per second, find the half life of the reaction। कह रहा है अगर किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमें पता है और वो रेट कांस्टेंट है 5.5 इंटू 10 की पावर -14 पर सेकेंड, 10 की पावर -14 पर सेकेंड, देन फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो उसकी हाफ लाइफ रिएक्शन की निकालो। तो उसने पहले ही बोल दिया, देखो वैसे भी अगर वो बोले या ना बोले, अगर वो नहीं बोलता तो क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप पता कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे भाई, यूनिट से पता चल जाता है। रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर पर मिनट हो, पर सेकंड हो, पर आवर हो, पर डे हो, पर ईयर, सब टाइम ही होता है बेटा। यानी पर यूनिट टाइम हो, क्या हो? पर यूनिट टाइम, पर ईयर, पर मंथ, पर डे, पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड, पर यूनिट टाइम, तो ये सब क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ध्यान देना। और अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता तो मोल पर लीटर पर सेकंड होती। अगर ये यूनिट होती तो हम कहते भाई ये तो रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते थे। तो अगर यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड होती तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन सिर्फ पर सेकंड है, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो वो बोले या ना बोले, हम वैसे भी यूनिट देख के भी पता लगा सकते हैं। हाफ लाइफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जीरो ऑर्डर की बात नहीं है। जीरो ऑर्डर अगर उन्होंने बोला होता, अगर ये जीरो ऑर्डर बोलते या वो नहीं भी बोलते, वो मोल पर लीटर बोल देते पर सेकंड के लिए, मोल पर लीटर पर सेकंड। एक मिनट बेटा, एक मिनट वेट करना बेटा। देखते हैं बेटा, इसमें देखते हैं अब हम। तो अगर ये जीरो ऑर्डर बोलते, मान लो क्वेश्चन बदल देते हैं, मैं जीरो ऑर्डर कर देता हूं, मान लो जीरो ऑर्डर के लिए बोलते, तो वो बताएं, नहीं भी बताएं जीरो ऑर्डर है कि नहीं है, तो यूनिट से पता चल जाएगा। वैसे वो बता देंगे फर्स्ट ऑर्डर है कि जीरो ऑर्डर, नहीं भी बताएंगे तो यूनिट देख लो, मोल पर लीटर पर सेकंड पर मिनट या पर आवर है, तो भाई वो जीरो ऑर्डर है, तब तो ये जीरो ऑर्डर है। तब कौन सा रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर है। तब हाफ लाइफ निकालना, तब भी निकाल सकते हो, लेकिन तब निकालने के लिए आपके साथ एक दिक्कत होगी। तब क्या होगा? इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में 2 टाइम्स द के। तब सिर्फ रेट कांस्टेंट से नहीं निकाल सकते, आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन अभी तो वो ये नहीं बोल रहा। अभी तो उसने क्या बोला है? उसने कहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो बताए या ना बताए। हमने यूनिट देख ली रेट कांस्टेंट की, पर सेकंड है, तो किस ऑर्डर का है भाई? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि पर सेकंड यूनिट हो गई, तो हाफ लाइफ जो होती है वो क्या होती है? 0.693 अपॉन में के है। तो कुछ नहीं करना, के की वैल्यू डाल देनी है। के की वैल्यू डाल देंगे, कितना हो जाएगा? 5.5 इंटू 10 की पावर -14 पर सेकंड है। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये सेकंड हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लोगे। अब इसको सोल्व करोगे, ये 10 की पावर 14 ऊपर चला जाएगा, और इसको आप सोल्व कर लो। तो इसको आप सोल्व कर लो, इतने सेकंड आपका क्या आ जाएगा? हाफ लाइफ आ जाएगा। तो ये बड़ा कोई वो नहीं था, सिंपल ही था। अगला एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि भैया आप ये प्रूव करो, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ, कि भैया आप ये प्रूव करो कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होने के लिए जो समय लगेगा वो उसकी हाफ लाइफ का ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होगा। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होगा। मैं रीड कर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ही है। ठीक है, एग्जाम्पल 4.8 है, एग्जाम्पल 4.8 है। ठीक है, सेम पेज पे ही है।
कह रहा है सो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। पहले ही बोल दिया उसने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कह रहा है ये आपको साबित करना है, ये प्रूव करना है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वो उसके हाफ लाइफ का 10 गुना लगेगा, 10 टाइम्स लगेगा ऑलमोस्ट। ये आपको प्रूव करना है। कितना टाइम हो रहा है? 5 13 हो रहा है, 20 पे चले जाऊंगा। ये कौन बोल रहा है भाई बीच में? तो ये देखो क्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 4.8 है तो इसमें देख लेते हैं, यानी 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो समय लगेगा वो हाफ लाइफ यानी 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगा, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। उसका क्या होता है? 10 टाइम्स होता है। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहले ही बोल दिया, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले ही बता दिया उन्होंने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कोई नहीं, हम फर्स्ट ऑर्डर के ही फॉर्मूले लगा लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के हमारे पास 2 फॉर्मूले, मैं दोनों ही लगा लेता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर के हमारे पास 2 फॉर्मूले, मैं दोनों ही लगा लेता हूँ। लगाते हैं बेटा, कितना हो जाएगा? तो टाइम किसके बराबर होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला था 2.303 अपॉन में के लॉग आर नोट बाय आर, लॉग आर नोट बाय आर, ये होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उन्होंने बोला था तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये फॉर्मूला ले लिया है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने ये फॉर्मूला ले लिया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बेटा, अब इसमें देखते हैं, कह रहा 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो कितना रिएक्टेंट खत्म हो गया होगा? 99.9% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया होगा रिएक्शन में। तो कितना बचेगा? तो कितना बचेगा? 0.1% ही तो रिएक्टेंट बचेगा। जो रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन की कितनी होगी भाई? अगर 99% रिएक्शन कंप्लीट हो जाता तो 99% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाते, रिएक्शन में खर्च हो जाते। कितने परसेंट रिएक्टेंट बचता? 1% रिएक्टेंट बचता। कितने परसेंट रिएक्शन हो गया है? 99.9% रिएक्शन हो गया है कंप्लीट, तो 99.9% रिएक्टेंट भी कंज्यूम हो गया। तो रिएक्टेंट जो अनरिएक्टेड रह गया है, यानी रिएक्टेंट की जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी? वो 0.1% होगी। कितनी होगी? 0.1%। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी? 0.1% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये याद रखने वाली बात है बेटा। 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो 99.9% रिएक्टेंट खर्च हो गया है, तो 0.1% रिएक्टेंट ही बचा है रिएक्ट करने के लिए। तो रिएक्टेंट की जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो 0.1% होगी। किसकी? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। किसकी? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। कितनी हो जाएगी? फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी 0.1% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो 0.1% मतलब 0.1/100 इंटू आर नोट, इंटू आर नोट। ये आ गया। कितना हो जाएगा? वैल्यू डाल देते हैं, तो वैल्यू यहीं पे डाल देते हैं। कितना हो जाएगा बेटा? इसको हटा देते हैं तो पॉइंट हटा देंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 1/1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/1000 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? आर की वैल्यू होगी 1/1000 टाइम्स आर नोट, 1/1000 टाइम्स आर नोट। तब जो समय लग रहा है वो समय, उस समय को बोलेंगे T99.9। क्या बोलेंगे? T99.9, क्योंकि कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया है? 99.9% रिएक्टेंट क्या रिएक्शन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। कितना हो जाएगा? आर नोट से क्या कैंसिल हो जाएगा? आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 किधर आ जाएगा बेटा? 3 आगे आ जाएगा, तो 3 आगे आ जाएगा।
और log 10 कितना होता है भाई, log 10 1 होता है, तो log 10 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। तो इतना समय लगेगा 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो हाफ लाइफ कितना होगा, हाफ लाइफ को T50 भी लिखते हैं, अरे हाफ लाइफ को T50 भी लिखते हैं या T हाफ भी लिखते हैं, तो वो कितना होगा, वो आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमने देखा था 0.693 अपॉन में कितना था, वो 6 था। ये हाफ लाइफ टाइम होता है किसका, किसका हाफ लाइफ होता है, ये हाफ लाइफ होता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, लो मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, कितना आ जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा T99.9 बाय T हाफ, कितना आ जाएगा 6.909 अपॉन में कितना है 0.693, ये आ गया। ये ऑलमोस्ट कैंसिल करोगे तो लगभग ऑलमोस्ट ये कितने टाइम्स आ गया, ये 10 टाइम्स आ गया, तो यानी T99.9 कितना होगा, 10 टाइम्स है किसका, हाफ लाइफ का। तो किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वो हाफ लाइफ का ऑलमोस्ट 10 गुना लगेगा, 10 टाइम्स लगेगा। यही प्रूव करना था, शो करना था। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रखा है बैक एक्सरसाइज में, तो मैं बैक एक्सरसाइज का बोलता हूँ, तो बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो बैक एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, मैं एक करा दे रहा हूँ जल्दी से, इस टाइप में जो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है 4.18 है, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पेज नंबर 119, एनसीईआरटी के पेज नंबर 119 में बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.18 है। इसमें ये प्रूव करना है कि 90 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसका डबल लगता है, उसका डबल लगता है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। कह रहे ये साबित करो कि जो टाइम लगेगा 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में, वो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसका डबल लगेगा, उसका क्या लगेगा, डबल। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जो टाइम लगेगा 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में, जो टाइम लगेगा 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में, वो जो हाफ लाइफ का है वो कितने टाइम्स होगा, 10 टाइम्स होगा। ये प्रूव करना था। यहां जो प्रूव करना है वो है कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसका डबल लगेगा। ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही है, तो हमें यही साबित करना है, प्रूव करना है, बहुत आसान है। तो हम पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। तो T इक्वल टू कितना है 2.303 लॉग R0 अपॉन में क्या है बेटा, लॉग R0 बाय R, यही तो है, अपॉन में क्या है K। तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन में K लॉग R0 बाय R, यही है। 99% अगर रिएक्शन कंप्लीट ही हो जाएगा तो 99% रिएक्टेंट कंज्यूम भी हो जाएगा। तो कितने परसेंट रिएक्टेंट बचेंगे, 1% रिएक्टेंट ही तो बचेगा। अगर 99% रिएक्शन पूरा हो गया है तो 99% जो है रिएक्टेंट खत्म हो गया है, कितने परसेंट रिएक्टेंट बचा है, 1% रिएक्टेंट बचा है। तो हमें पता है कि फाइनल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होगी वो होगी 1% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या होगी, 1% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि 99% रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया है, तो रिएक्टेंट भी 99% कंज्यूम हो गया है। तो 1% रिएक्टेंट ही क्या है, अनरिएक्टेड है। तो फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो होगी वो होगी 1% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो फाइनल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होगी वो होगी 1% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 1% की बात हो रही है तो 1/100 इंटू में आर नोट, यही है। वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू डाल दो। आर की वैल्यू कितनी है, कितने टाइम किसके लिए है, ये 99% रिएक्शन के लिए टाइम है। 99% रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी 1/100 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आ गया। कितना हो जाएगा, आर नोट से क्या कैंसिल हो जाएगा, आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ये log 100 हो जाएगा। log 100 कितना होता है, log 10 की पावर 2 होता है। log 10 की पावर 2 होता है, 2 किधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा 2, और log 10 क्या होता है, 1 होता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये समय मिल गया कितने % रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो अगर 99% कंप्लीट होगा तो उसको इतना समय लगता है। उसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा वो भी निकाल लेते हैं। फिर वही है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने देखा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन होती है वो कितनी होती है कि t इक्वल टू कितना होता है 2.303 अपॉन में k log r नोट बाय r, log r नोट बाय r। अब कितने % के लिए निकालना है, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो रिएक्टेंट कितने % बचेंगे, 10% रिएक्टेंट ही बचेंगे। तो फाइनल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होगी वो क्या होगी, 10% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 10% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि 90% रिएक्शन तो खत्म हो गया है तो 90% रिएक्टेंट भी कंज्यूम हो गया है, तो 10% रिएक्टेंट ही बचे हैं, अनरिएक्टेड है। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, 10% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी 10/100 इंटू आर नोट, ये आ गया। वैल्यू डाल देते हैं इसकी, तो 10/100 मतलब कितना, 1/10। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 1/10 टाइम्स आर नोट हो जाएगी। ये कौन सा टाइम है, ये कितने % रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम है, ये 90% रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम है। ये 99% रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम है और ये 90% रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम है। आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10। log 10 कितना होता है, 1 होता है, हटा दो तो ये सेकंड इक्वेशन। तो T99 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए समय मिल गया और T90 90% रिएक्शन कंप्लीट होने का समय मिल गया। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो। दोनों सेम रिएक्शन है तो दोनों के लिए रेट कांस्टेंट सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। और ये 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो T99 बाय T90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो T99 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स T90 हो जाएगा, 2 टाइम्स T90 हो जाएगा। ये प्रूव करना था कि जो समय लगेगा 90% रिएक्शन होने के लिए उसका डबल समय लगेगा 99% रिएक्शन होने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो वो है हमारा एनसीईआरटी का ही है, 4.19 है। तो 4.19 बैक एक्सरसाइज का ही है, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का 4.19 है, पेज नंबर 119 पे। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 40 मिनट लग रहे हैं 30% डिकम्पोजिशन के लिए, तो हाफ लाइफ कितना होगा, तो हाफ लाइफ निकालना है। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और 40 मिनट लग रहे हैं, कितने मिनट लग रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट लग रहा है फॉर 30% डिकम्पोजिशन, यानी 30% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर वाला, और उसमें क्या है, उसमें 30% डिकम्पोजिशन हो गया, यानी 30% रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके लिए समय लग रहा है 40 मिनट।
तो 30% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए समय लग रहा है 40 मिनट। तो कह रहा है हाफ लाइफ निकालो इसकी, क्या निकालो, हाफ लाइफ निकालो, हाफ लाइफ निकालो, बहुत आसान है। फिर वही कहानी आ जाती है, 30% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, तो कितने परसेंट रिएक्टेंट बचा होगा, 70%। तो वही कहानी आ जाएगी, जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, वो 70% होगी ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 30% डिकम्पोजिशन हो गया, तो अभी कितने का डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, 70% का। तो फाइनल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कितने टाइम्स होगी, कितने परसेंट होगी, 70%। यानी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगी वो 70% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी। 70% का मतलब क्या है, 70/100 मल्टीप्लाइड बाय ये, यानी ये 7/10 हो जाएगी, यही आ गया। अब हमें पता है जो टाइम होता है, जो टाइम है वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात है तो टाइम किसके बराबर होता है, टाइम बराबर होता है कितना, फर्स्ट ऑर्डर है 2.303 अपॉन में के log r0/r, log r0/r, तो log r0/r होता है। तो r0/r, r तो ये रहा हमारा, r ये रहा हमारा, कितना है, r की वैल्यू है 7/10 r0, ये r की वैल्यू है। तो ये टाइम मिलेगा कितने परसेंट डिकम्पोजिशन के लिए, 30% डिकम्पोजिशन के लिए, यानी 30% T30 है, क्या है T30, क्या है बेटा T30, 30% डिकम, r0 से r0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, log 10/7 आ जाएगा, log 10/7 आ जाएगा। उन्होंने कहा हाफ लाइफ निकालनी है, तो हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं। टी हाफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, टी हाफ होता है 2.303 अपॉन में के और log 2 होता है, क्या होता है, log 2 होता है। ये भी होता है, वो log 2 की वैल्यू डाल दोगे 0.3010, तो ये आ जा रहा था पूरा, कितना था 0.693। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2.303 और log 2, यही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, 2.303 से 2.303 कैंसिल, रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कैंसिल, यही है। हाफ लाइफ के लिए T30 दे रखा है, कितने मिनट है भाई, 40 मिनट है, ठीक है। log 2 की वैल्यू आप डाल दो, log 2 की वैल्यू है 0.3010 और log 10/7 की वैल्यू आप निकाल के इसमें पुट कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, हाफ लाइफ टाइम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हाफ लाइफ टाइम मिल जाएगा। तो वो वैल्यू हम इसमें निकाल के डाल देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हाफ लाइफ टाइम मिल जाएगा। तो ये आया कि नहीं आया बेटा समझ, या करके बताऊं, इसकी वैल्यू निकाल के ही बताऊं, हेलो आ गया करके बताऊं, हो जाएगा, हेलो हो जाएगा सर, हो जाएगा। चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप ना प्रैक्टिस कर लेना, और जो है यह फर्स्ट ऑर्डर पे जितने क्वेश्चन होंगे ना वो सारे आप ना क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जितने भी हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है बेटा। और इसमें बस ये ध्यान देना, अभी तो मैंने सिंपल लॉग की वैल्यू है, अब जैसे log 10/7 है तो इसको log 10 माइनस log 7 ऐसे भी कर सकते हो, या 10/7 की वैल्यू निकाल के उसका log देख लो, ठीक है। तो log देखना आपको आना चाहिए, तो log देखना आपको आना चाहिए, और इस पे जितने भी हैं आप सारे क्वेश्चन करना बढ़िया से प्रैक्टिस, ठीक है। और फिर अगली क्लास में देखेंगे, ये लगभग इतना तो हो गया, अब इसमें ज्यादा वैसे चैप्टर में है नहीं, लगभग तुम्हारा ये चैप्टर 60% तो हो गया, ठीक है। बाकी अगली क्लास में करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, नहीं है प्रॉब्लम तो क्लास एंड करते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है किसी को प्रॉब्लम बेटा, चलो क्लास एंड करते हैं।